मोंटी नाम का एक लड़का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म कर चुका था। वो बहुत ही होशियार लड़का था। उसे नौकरी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। वो हमेशा कुछ अलग करने की सोचते रहता था। उसके पिता गिरिधर उससे बहुत परेशान थे। वो अक्सर इस बात को लेकर उसे डांटते रहते थे। अरे ओ निकम्मे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है, पर फिर भी घर बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। अरे कुछ करता क्यों नहीं? कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढता? ऐसे कब तक अपने बाप की कमाई खाता रहेगा? पिताजी, आप क्यों खामखा अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो? चिल पिताजी, चिल। देखना, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि सारा शहर एक दिन आपके बेटे का गुण गाएगा। अरे पिछले 2 साल से यही कह रहा है। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे मरने के बाद ही तू कुछ करेगा। गिरिधर यह कह रहा था कि वहां उसका पड़ोसी मोहन आता है और वो कहता है। अरे गिरिधर, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मोंटी को छोड़ दो। सब बच्चे मेरे बेटे जैसे थोड़ी ही ना होंगे। वो देखो, कैंपस सिलेक्शन में ही सिलेक्ट हो गया वो, और अच्छे से नौकरी भी कर रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मेरी किस्मत ही फूटी है जो मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है। अरे अंकल जी, आप भी ना, आपको कोई काम नहीं है क्या जो सुबह सुबह हमारे घर चले आते हो? और पिताजी, आप फिर से शुरू हो गए। आप ना घर में एंजॉय करते हो और ना मुझे करने देते हो। मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को आने में देरी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या काम करने जा रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें घर आने में देरी हो जाएगी? मोंटी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। पिताजी मोंटी मोंटी कहकर चिल्लाते रहते हैं। लेकिन मोंटी अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर रात घर आता है। गिरिधर सोया हुआ था। मोंटी यह देख कहता है, अरे ये क्या, आज मौसम इतना ठंडा है। चलो अच्छा हुआ, नहीं तो फिर से कुछ ना कुछ कहकर मेरा दिमाग खराब कर देते। यह सोचकर मोंटी रसोई में जाता है। रसोई में सारे बर्तन खाली पड़े थे। यह देख मोंटी के कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता, मेरे पिताजी ने खाना भी नहीं बनाया। लगता है वो मुझसे आज कुछ ज्यादा ही नाराज है, इसलिए भूखे सो रहे हैं। मुझे जाकर उन्हें जगाना होगा। यह सोचकर मोंटी अपने पिता को उठाने जाता है। तब देखता है कि उनका बदन बुखार से जल रहा था। यह देख मोंटी तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए ऑटो बुलाता है। 500 रुपये भैया। क्या? 500 रुपये? अरे हॉस्पिटल तो पास में ही है। अरे भैया, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। अब इस हालत में हम करे भी तो क्या करें? अरे इतना दाम बढ़ाओगे तो हम जैसे मिडिल क्लास वाले क्या खाएंगे और क्या खर्च करेंगे, बताओ तुम। अरे हम भी तो मिडिल क्लास वाले ही है भैया। अब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तो हम क्या करें? मोंटी अपने पिता को हॉस्पिटल ले जाता है। वहां डॉक्टर उन्हें देखते हैं और मोंटी से कहते हैं, देखो मोंटी बेटा, तुम्हारे पिताजी कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हैं इस उम्र में। उनका इतना ज्यादा स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है। उनका हमेशा ख्याल रखना बेटा। मोंटी अपने पिता को घर लेकर आता है और वो सारी रात करवट बदलते रहता है। वो किसी बात को लेकर बहुत सोच में पड़ जाता है। करवट बदलते बदलते सुबह हो जाती है और सुबह मोंटी अपने पिताजी से भी पहले उठकर उनके लिए नाश्ता बनाता है। यह देखकर गिरिधर आश्चर्यचकित होता है। पिताजी, आप जल्दी से नाश्ता कर लो, दवाई लेनी है। यह कहकर मोंटी अपने आंगन में आता है और अपने आंगन में पड़ी हुई पुरानी जंग से भरी हुई साइकिल को देखकर सोचने लगता है, अरे आजकल डीजल और पेट्रोल का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है और ऊपर से ये पोल्यूशन। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी साइकिल का रिस्टोरेशन करके इसे एक इलेक्ट्रिक साइकिल में बदलता हूँ। ये सोचकर मोंटी अपने साइकिल का रिस्टोरेशन करता है और घर में से एक इलेक्ट्रिक बैटरी को निकालकर अपने साइकिल से जोड़ देता है और उस साइकिल के हैंडल को कुछ बटन भी लगा देता है। बस देखते ही देखते वो इलेक्ट्रिक साइकिल का रिस्टोरेशन कर लेता है और वो एक नई साइकिल में बदल जाती है। गिरिधर यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। मोंटी भी उस साइकिल को लेकर शहर में घूमने लगता है। उसमें ना तो आवाज थी और ना ही पोल्यूशन। बच्चे और बूढ़े उस साइकिल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी एक बच्चा मोंटी से कहता है, भैया भैया, मुझे भी ये इलेक्ट्रिक साइकिल चलानी है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो चलाओ।
वो बच्चा उस इलेक्ट्रिक साइकिल को चलाकर बहुत खुश हो जाता है। इस तरह वहां खड़े सब लोगों को वो इलेक्ट्रिक साइकिल बहुत पसंद आती है। मोंटी अपनी साइकिल लेकर एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाता है। वो कंपनी वालों को इलेक्ट्रिक साइकिल बहुत पसंद आती है और वो कंपनी वाले मोंटी को इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने के ऑर्डर देते हैं और मोंटी को अपने कंपनी में 50-50% का पार्टनर बना लेते हैं। सफलता से गिरिधर बहुत खुश हो जाता है। गिरिधर का पड़ोसी मोहन आकर गिरिधर से कहता है, अरे वाह गिरिधर, तुम्हारे बेटे का नाम तो सारे शहर में मशहूर हो गया है। तुम सचमुच बहुत किस्मत वाले हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बेटे की प्रतिभा को जाने बगैर उसकी बेइज्जती की। मैं आज जान गया हूँ कि हर किसी में कोई ना कोई प्रतिभा छिपी होती है। हमें कभी भी किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ये सब वही खड़ा मोंटी सुनता है और वो खुश हो जाता है। मोहन की ये बात सुनकर गिरिधर की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो बड़े ही गर्व से अपने बेटे को गले लगाता है। मैजिकल रिमोट कंट्रोल बस। मथुरापुर नाम के गांव में मणि कुमार नाम का एक लड़का एक छोटे से घर में टीवी रिपेयर का शॉप लगाकर अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। उसी गांव में राजेश नाम का एक अमीर लड़का रहता था। आज बहुत सारा उसके पास पैसा था, पर फिर भी उसे पैसों की बहुत चाह रहती थी। उसके पास चंकी मंकी नाम के दो गुंडे काम किया करते थे। उन्हें देखकर गांव वाले डर के मारे घर में घुस जाते थे। चिंकी मंकी उन गांव वालों की फसल उनसे छीन कर घर ले जाता था। एक दिन राजेश की नजर मणि कुमार के घर पर पड़ती है। चिंकी मंकी को लेकर मणि कुमार के पास जाता है। राजेश कहता है, देखो मणि कुमार, ये मेरा घर है। एक जमाने में मेरे दादाजी ने तुम्हारे दादाजी को ये घर दिया था, पर जायदाद के मुताबिक ये घर मेरे नाम पर उन्होंने लिखा था। चाहो तो तुम कागजात देख लो। ऐसा कहकर वो कुछ कागजात मणि कुमार को बताता है। कागज देखकर मणि कुमार कहता है, नहीं नहीं, ये तो नकली कागजात है। मणि कुमार के ऐसा कहते ही चिंकी घर के अंदर जाकर असली कागजात लाकर उन्हें जला देता है। मणि कुमार रोने लगता है। ये क्या किया तुमने? मैं जाकर पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। ये सुनकर राजेश चिंकी मंकी हंसने लगते हैं। चिंकी मंकी कहते हैं, अगर तुम कंप्लेंट करोगे तो वही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं इस घर को तोड़कर एक बड़ा सा होटल बनाने वाला हूँ। ऐसा कहकर बुलडोजर की मदद से वो घर को तोड़ देता है। मणि कुमार को क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। रात भर मणि कुमार रोता रहता है कि तभी एक घर में उसे एक चमकती हुई चीज नजर आती है। मणि कुमार उनके सामने जाता है। वो एक रिमोट था। उस रिमोट को लेकर वो बटन दबाता है। जैसे ही वो बटन दबाता है, एक बड़ी सी बस बाहर आती है। मणि कुमार ये देखकर आश्चर्यचकित होता है और बस के अंदर जाते ही उसे कई सारी खाने की चीजें मिलती है। मणि कुमार खुशी से कहने लगता है, अच्छे लोगों का हमेशा भगवान अच्छा ही करता है। एक घर गया तो क्या हुआ, भगवान ने मुझे स्वर्ग जैसा दूसरा घर दे दिया। ऐसा कहकर वो सारी चीजें मजे से ले लेकर खाने लगता है। सारी चीजें खाने के बाद वह बाहर आकर दूसरा बटन दबाता है और दूसरा बटन दबाता ही वो बस छोटी हो जाती है। इतनी छोटी हो जाती है कि उसके हथेली में वो आ जाती है। अगले दिन मणि कुमार गांव वालों को बुलाकर कहता है, ये देखो, मुझे क्या मिला है। ये एक जादुई बस है। इसमें चढ़ने वालों को यह बस अलग अलग किस्म की दिखाई देगी। मतलब किसी को बस 5 स्टार होटल, किसी को अंतरिक्ष का एहसास, तो किसी को अपने घर का एहसास होता है। टिकट खरीदकर सब बस के अंदर जाते हैं। कुछ लोगों को अंतरिक्ष में उड़ने का एहसास हो रहा था, सितारे दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों को समंदर के किनारे का एहसास हो रहा था। ऐसे हर किसी को अलग अलग अद्भुत एहसास हो रहा था। बाहर आकर मणि कुमार का शुक्रिया अदा करते हैं। मणि कुमार बहुत कम समय में अमीर हो जाता है। चिंकी मंकी यह बात राजेश को बताते हैं। राजेश कहता है, मुझे ये बस किसी ना किसी तरह हासिल करनी होगी। तो हम क्या करें बॉस, बताइए। हर बार मुझे ही बतानी पड़ेगी क्या? हमेशा क्या करते वही करो। बात समझ में आ गई बॉस, आप देखते रहिए, वो बस आपकी होगी। यह कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं और रात के वक्त चिंकी मंकी मणि कुमार को सोते हुए देख चुपके से उसके जेब में हाथ डालकर उस रिमोट को ले लेते हैं और बस में जाते हैं। बस के अंदर जाते ही उन लोगों को एक घना जंगल दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे सांप होते हैं। चिंकी मंकी कहते हैं, अरे बाप रे, सांप सांप, अरे ओ, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। अबे तुझे डर लग रहा है क्या? मुझे भी डर लग रहा है, जल्दी से वो रिमोट दबा।
ऐसा कहकर वो रिमोट का दूसरा बटन दबाते हैं। तभी उन्हें रेत में रहने का एहसास होता है। चारों तरफ रेत ही रेत, बहुत प्यास लगी रहती है। एक बड़ा सा रेत का तूफान आकर वो लोग रेत में दब जाते हैं। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और इधर रिमोट गायब होकर मणि कुमार के जेब में आ जाता है। राजेश चिंकी मंकी का इंतजार कर रहा था। वो कहता है, इतनी देर हो गई इन गधों को, एक छोटा सा काम भी करना नहीं आता। ऐसा कहकर राजेश उन दोनों को ढूंढते हुए मणि कुमार के पास आता है। मणि कुमार सो रहा था। मणि कुमार के जेब में रिमोट था। राजेश चुपके से मणि कुमार के जेब में से रिमोट निकालता है और कहता है, आज से ये जादुई बस मेरी है। मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। पहले मैं ठंडी आइसक्रीम खाता हूँ। यह सोचकर वो रिमोट का बटन दबाता और बस के अंदर आता है। जैसे ही वो बस के अंदर आता है, वो बर्फ में गिर जाता है। ठंड के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे ये क्या, मैंने आइसक्रीम खाने के लिए मांगा था। चलो कुछ गरम खाता हूँ। ऐसा कहकर वो दूसरा बटन दबाता है तो वो गरम गरम पानी में गिर जाता है। अरे बाप रे, ये कैसी जादुई बस है। लगता है ये मेरे प्राण निकाल कर ही छोड़ेगी। ऐसा सोचकर वो रिमोट का दूसरा बटन दबाने जा ही रहा था कि उसके हाथ में से रिमोट गायब हो जाता है और रिमोट मणि कुमार के जेब में आ जाता है। इस तरह से जादुई बस बुरी सोच रखने वालों के साथ बुरा ही कर रही थी और मणि कुमार जैसे अच्छे इंसान को धन दौलत दे रही थी। डबल डेकर स्कूल बस। कृष्णापुरम में किरण नाम का एक आलसी लड़का बिना कामकाज के गांव में पुरानी डबल डेकर बस में सोता रहता था। बच्चे उस बस पर चढ़कर चिल्ला रहे थे कि किरण को नींद नहीं लग रही थी। बाहर आकर एक पत्थर लेकर उन पर वो पत्थर फेंकता है। क्या तुम लोगों को और कोई काम नहीं है? जब देखो तब खेल और खेल, सिर्फ खेल। क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? बच्चों के खेलने की जगह पर आकर सोते रहते हो। तभी किरण गुस्से से कहता है, किसको काम नहीं है रे? ये मेरी बस है। मेरी बस की रखवाली कर रहा हूँ मैं। जाओ तुम लोग यहाँ से। बच्चे हंसते हुए कहते हैं, हाँ, तुम्हारे दादाजी बस कंडक्टर थे ना? ऐसा कहकर बच्चे वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। नालायक कहीं के। अगर कल से बस के आसपास भी दिखाई दिए तो एक एक को एक एक घंटा बर्फ पर खड़ा रख दूंगा। ऐसा कहकर वो घर जाता है, पर घर पर उसकी पत्नी रमणी कहती है, बच्चे की फीस भरने के लिए पैसे दिए थे, क्या आपने वो काम किया या नहीं? किरण के मुंह से कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप बैठ जाता है। आपसे ही पूछ रही हूँ, कुछ कहते क्यों नहीं? ऐसा कहकर वो गुस्से से चिल्लाती है। फिर भी किरण कुछ नहीं कहता। बाल्टी में ठंडा पानी ले जाकर वो किरण पर डालती है। किरण एकदम से चौंक जाता है और उठ खड़ा होता है। अरे अकल नाम की कोई चीज है या नहीं तुम में? ऐसा कहकर गुस्से से वो फिर से चादर ओढ़कर सो जाता है। रमनी को क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। वो अपना सर पकड़ लेती है और उठकर जाकर थाली में खाना मिलाकर किरण के पास रख देती है और बाहर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन रमनी बच्ची को स्कूल बस में चढ़ाने के लिए सड़क पर आती है। वहां बहुत सारे बच्चे स्कूल बस के लिए इंतजार कर रहे थे। इतने में वहां एक मिनी बस आती है। गोपीनाथ बस का ओनर था। बस के पास आकर वो देखती है तो बस में बहुत सारे बच्चे थे। बस में बच्चों को बैठने के लिए जगह भी नहीं थी। तो गोपीनाथ ने बस के ऊपर लकड़ियों से गोल बांधकर कुछ बच्चों को उसमें भी बिठाया हुआ था। बच्चों को लाए पेरेंट्स सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वो ड्राइवर हॉर्न बजाता है, और कितनी देर लगाओगे? टाइम हो रहा है, जल्दी आपने बच्चों को ऊपर चढ़ाओ। बाप रे, बच्चों को ऊपर बिठाना कितना खतरनाक होगा। वहां के बाकी पेरेंट्स भी कहते हैं, हाँ हाँ, अगर ऐसा है तो हम हमारे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तभी ड्राइवर गोपीनाथ कहता है, यहाँ कोई स्कूल बस नहीं है। मैं बहुत कम पैसों में बस चला रहा हूँ। सिर्फ यही एक बस है। चढ़ाना है तो चढ़ाओ, वरना खुद की बस रख लो। गोपीनाथ बस लेकर वहां से चला जाता है। पेरेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता। तब रमनी को एक ख्याल आता है। वो कहती है, इसे तो अकल सिखानी होगी। ऐसा करने के लिए हमें खुद एक बस खरीदनी होगी। ये सुनकर पेरेंट्स कहते हैं। क्या बस खरीदनी होगी? ये कहकर वो चुप हो जाते हैं, लेकिन रमनी बहुत सोचती है।
कोई जरूरत नहीं है। जो पैसे हम इस बस के लिए भर रहे थे, उन्हीं पैसों से हम एक बस बना लेंगे। मेरे साथ आओ। रमनी उन लोगों को अपने साथ उस पुरानी बस के पास ले जाती है और कहती है, ये हमारी बस है। इसे हम सब मिलकर कम पैसों से ठीक करवा लेंगे, तो हमारे बच्चों के लिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। रमनी के ऐसा कहते ही सारे पेरेंट्स एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है। तुरंत हम सब मिलकर इसे ठीक करते हैं। सारी मिलकर बस को रिपेयर करते हैं। उस बस को नए रंग डालते हैं। किरण बस में सो रहा था। रंग भरकर उस बस को नई बस में वो बदल देती है। रमनी ड्राइवर बन जाती है और गांव में बच्चे डबल डेकर बस को देखकर खुश हो जाते हैं। वे बस चढ़कर स्कूल जाने लगते हैं। उसके ऊपर नीचे उतरकर एंजॉय कर रहे थे। रमनी का अच्छा खासा मुनाफा होता है, जिससे गोपीनाथ की बस कोई नहीं चढ़ रहे थे। उसका व्यापार भी ठप्प पड़ जाता है। वो गुस्से से जंगल जाता है। वहां एक पेड़ पर रेड और ग्रीन कलर में दो पत्थर थे। पहले लाल रंग का चमकता पत्थर वो लेकर हवा में उड़ाता है। वो एकदम से एक पक्षी के रंग में बदलकर, पंख लगे आदमी में बदलकर आसमान में उड़ते हुए आकर स्कूल बस को अटैक करता है। बस के ऊपर किरण चादर ओढ़कर सो रहा था। बच्चे कहने लगते हैं, अरे अरे, देखो देखो पक्षी। ऐसा कहकर बच्चे चिल्ला रहे थे। रमनी एकदम से बस का ब्रेक डालती है। बस पर सो रहा किरण एकदम से उठकर पक्षी के सर को पकड़ लेता है। पक्षी अपनी नाक से उस पर हमला करती है। किरण चादर से पक्षी के चेहरे को लपेट देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे बच्चों पर अटैक कर रही हो। ऐसा कहकर वो गुस्से से उसे मारने लगता है, जिससे पक्षी जाकर एक पेड़ से टकराता है और नीचे गिर जाता है। किरण भी नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, आज मैंने बहुत फाइट किया है। थोड़ी देर सोना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो पक्षी पर ही सो जाता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। गोपीनाथ पेड़ पर रखे ग्रीन स्टोन्स को पकड़कर हवा में उड़ाता है। तब वो स्टोन्स एक छोटी सी मैजिक स्टिक्स में बदल जाती है। मैजिक स्टिक्स बस के पास पेड़ के नीचे सो रहे किरण को पक्षी के पंखों से उड़ाकर मारती है। किरण उड़ते हुए जाता है। मैजिक स्टिक्स किरण के सर पर लगती है। किरण छोटा और मिनी साइज में बदल जाता है। अरे बाप रे, मेरा आलसीपन इतना काम कर गया। किरण के ऐसा कहते ही पक्षी उठकर बस के पास आता है। किरण एक रस्सी लेकर पक्षी के गले में बांधकर उसके पीठ पर बैठकर उसकी राह बदल देता है। पक्षी बस के पास आकर हवा में उड़कर जंगल में दूर खड़े हुए गोपीनाथ को निगल जाता है। कैसा लगा गोपीनाथ मेरा वार?